प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 10 संस्कृत। तो संस्कृत में हम लोगों ने लगभग पुस्तक में जो पाठ हैं उसको काफ़ी हद तक कोर्स में पूरा कर लिया है। व्याकरण का जो कारक विभक्ति प्रकरण चैप्टर है उसी में से हम लोग विभक्ति और पढ़ रहे हैं। तो कल द्वितीय विभक्ति का एक सूत्र हमने बताया था, अधिसिंग अस्था साम कर्म। तो आज इसी द्वितीय विभक्ति का एक और सूत्र हम लेंगे, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। तो इस सूत्र को देखेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षाएं भी नज़दीक ही हैं, तो महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ लेना जरूरी है। तो आज इस सूत्र को हम समझेंगे और इस सूत्र से बनने वाले उदाहरणों को भी देखेंगे। तो आइए पहले हम सूत्र लिखते हैं। जो हमारा सूत्र क्या है, तो ये सूत्र है द्वितीया विभक्ति का। द्वितीया विभक्ति का सूत्र है अभितः परितः समया निकषा। अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। तो देखिए हमारा सूत्र है अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। तो सबसे पहले तो आपको ये सूत्र बिल्कुल याद होना चाहिए। और याद कैसे होगा? याद होने के लिए ज़रूरी है कि आप इस सूत्र को बार बार लिखें। कम से कम रफ में 2-3 बार इस सूत्र को आप जरूर लिखें। केवल ऐसे पढ़ने से ये नहीं याद होगा। तो अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। तो देखिए इसका मतलब क्या है। तो ये द्वितीय विभक्ति का सूत्र है और सूत्र क्या, एक वार्तिक है। ये आप ऐसा जानिए, ये सूत्र नहीं है भैया, वार्तिक है। ये वार्तिक आप समझ रहे हैं ना कि देखो सूत्रकार तो पाणिनि है, पाणिनि ने सूत्र लिखे हैं। हाँ, तो यहाँ आप सूत्र इसको ना कहिए, बहरहाल है तो मैंने सूत्र का एक प्रकार ही, और लेकिन ये वार्तिक है। तो ये सूत्र नहीं है, पाणिनि ने तो सूत्र लिखे हैं। वार्तिक कार जो कात्यायन है वररुचि हैं, तो ये एक वार्तिक है। एक वार्तिक में ऐसा नियम बनाया गया है सूत्रों पर आधारित, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि। तो अगर हाँ वैसा तो प्रश्न आपकी परीक्षा में तो नहीं बनने वाला है कि ये सूत्र है या वार्तिक है। ये तो ये भैया वार्तिक है। जैसे अधिसिंग अस्था साम कर्म आपने पढ़ा, तो वो भैया सूत्र है, वो वार्तिक नहीं है। और ये क्या है, ये वार्तिक है। तो सूत्र हमने लिख दिया है, लेकिन आप जानिए इसको वार्तिक। ऐसे आपसे पूछेगा नहीं, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वार्तिक है। अब देखिए वार्तिक में इस वार्तिक में 6 पद हैं, 6 शब्द हैं। देखिए पहला है अभितः। तो अभितः माने क्या होता है जानते हैं। वैसे अभितः ये बड़ा विवादित शब्द है। अभितः माने मैं आपको बता रहा हूं कि दोनों ओर। अभितः माने दोनों ओर। हो सकता है कुछ लोग कहेंगे भैया दोनों ओर नहीं होता। हाँ, तो कह सकते हैं ऐसा, दोनों ओर आसपास, दोनों ओर आसपास, और सब ओर, और एक चीज लीजिए भैया अंतिम में चारों ओर। चारों ओर मैं सब लिख दे रहा हूं ताकि कोई ये ना कहे कि ये चीज नहीं बनता। दोनों ओर की भी संस्कृत अभितः होता है। यद्यपि उभयता माने भी दोनों ओर होता है, लेकिन उभयता तो इसमें है नहीं भाई। तो अभितः माने दोनों ओर भी हो जाएगा, आसपास भी हो जाएगा, सब ओर भी हो जाएगा, चारों ओर भी हो जाएगा। वैसे यूपी बोर्ड की जो पुस्तक है इसमें तो इसका यही बताया गया है कि सब ओर या चारों ओर। यही मैंने बताया है कि इसका अर्थ होता है सब ओर या चारों ओर। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं इसका एक मतलब यह भी होता है आसपास या दोनों ओर भी कहीं कहीं लिखा मिलता है। अब प्रमाणिक बात कि दोनों ओर भी लिखा प्रमाणिक पुस्तकों में मिला है। दोनों ओर, आसपास, सब ओर, चारों ओर। तो अभितः के ये 1 2 3 4 अर्थ हमने आपको बता दिए। अभितः माने ये चारों हो जाएगा, मगर मुख्य रूप से आपकी जो पुस्तक में है सब ओर चारों ओर। तो आप बहरहाल सब ओर जानिए और चारों ओर ही जानिए, क्योंकि आपकी पुस्तक में तो यही दिया है, सब ओर या चारों ओर, लेकिन दोनों ओर और आसपास भी होता है। चलिए परितः की बात करते हैं।
तो भैया परितः माने चारों ओर, परितः माने चारों ओर, कोई विवाद नहीं है, इसका एक ही अर्थ होता है, परितः माने चारों ओर, परितः माने चारों ओर। यद्यपि चारों ओर अभितः से भी हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, अभितः से हो रहा है, अभितः से भी कर लेंगे, परितः आएगा तो परितः भी कर लेंगे, परितः माने भी चारों ओर। उसके बाद देखिए अगला है समया। समया माने भैया होता है समीप, समया माने क्या करेंगे, समीप। और निकसा माने निकट, निकसा, तो निकसा माने हो जाएगा क्या, निकट। तो समीप या निकट दोनों एक तरह के शब्द हैं, तो ये तो हिंदी है, हमको संस्कृत से मतलब है। तो निकसा, निकसा माने निकट, और हा शब्द है, हा माने होता है भैया खेद, हा माने खेद, खेद माने दुख। और प्रति, प्रति एक शब्द है, प्रति माने ओर, ओर या फिर तरफ, प्रति माने ओर या तरफ। तो देखिए 6 शब्द इसमें हैं। और फिर लिखा है योगेपि, कि योग में भी। इस सूत्र का वार्तिक का मतलब ये है कि अभितः परितः समया निकसा हा और प्रति के योग का योग, जिन शब्दों से इनका जुड़ाव होता है, जिन शब्दों के मने के लिए आते हैं ये, उनके योग में भी द्वितीया होती है। हम आपको बता दें कि ये जो वार्तिक है ये किसी कारक का विधान नहीं करता कि कर्म कारक का विधान करेगा, कर्म करेगा, ऐसा कुछ नहीं। ये डायरेक्ट द्वितीया विभक्ति का विधान करेगा। माने ये शब्द आ जाएंगे तो इन शब्दों का जिनसे संबंध बनेगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी, कर्म कारक नहीं होगा वो, अद्वितीया विभक्ति सीधे सीधे हो जाएगी। तो अभितः परितः समया निकसा हा और प्रति, ऐसे जो 6 शब्द हैं, इन 6 शब्दों का संबंध जिस शब्द से होगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। तो ये तो हम आपको उदाहरण देकर बाद में समझाएंगे। पहले आप जान लीजिए कि अभितः परितः समया निकसा हा प्रतियोगी, ये एक वार्तिक है और ये क्या करेगा, ये द्वितीया विभक्ति का विधान करेगा। क्या करेगा, ये द्वितीया विभक्ति का विधान करेगा। और उसके बाद जान लीजिए अभितः माने दोनों ओर, आसपास, सब ओर, चारों ओर, ये सब अभितः के अर्थ हैं। और परितः माने चारों ओर, समया माने समीप, निकसा माने निकट, हा माने खेद, खेद माने दुख, और प्रति माने ओर या तरफ। तो ये 6 शब्द हैं। ये बता रहा है वार्तिक कि इन 6 शब्दों का संबंध जिस शब्द से होगा उसमें द्वितीया विभक्ति होगी। इतना तो आप खैर समझ गए। तो आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि ये सूत्र को आपको रफ में लिखना चाहिए एक बार, और लिख करके जैसा हमने बताया कि सारे शब्दों का अर्थ है आपको आ जाए। पढ़ने का बिल्कुल यही सही तरीका है। और यदि आप खाली ऐसे देखते रहेंगे तो इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। तो आपको इसको रफ में नोट डाउन जरूर करना चाहिए वीडियो देखने के बाद। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देकर आपको समझाते हैं कैसे इसका प्रयोग करेंगे। तो हम देखिए जब 6 पद हैं इसमें तो कम से कम 6 उदाहरण तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको 6 नहीं, आपको 12 उदाहरण बनाना चाहिए, 6 अपने से बनाना चाहिए। पहले देखिए हम अभितः लेते हैं। तो जैसे हम लिख दें कि गांव के आसपास, गांव के आस पास, गांव के आसपास पेड़ हैं। क्या लिख दिया, गांव के आसपास पेड़ हैं। तो देखिए अब इसका अनुवाद आप करिए, गांव के आसपास पेड़ हैं। तो देखिए गांव के और आसपास की आप संस्कृत क्या लगाएंगे, आसपास की संस्कृत आप अभितः लेंगे। तो पहले हम अभितः ही लिख लेते हैं, बोलो भैया। पहले हमने क्या लिख लिया, अभितः। और पेड़ हैं तो वृक्षाः सन्ति, क्या लिख दिया भैया, वृक्षाः संति। तो देखिए ऐसा ना सोचिए कि गांव के पहले इसकी संस्कृत आपको लिखना था, उसकी तो लिखा नहीं ना। तो ऐसा जरूर नहीं है। संस्कृत का अनुवाद जब भी आप करें, जिस चीज की संस्कृत आपको आ जाए पहले उसी का कर लो। ये जरूरी नहीं है आपको करता है आप जान लो, क्रिया पहले लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं। तो हमको आसपास की संस्कृत अभितः हमको पक्का आ रही थी, क्योंकि अभी हम तुरंते पढ़े, तो पहले हमने अभितः ही लिख दिया। फिर लिखा पेड़ हैं, तो बोलो गाँव के आसपास क्या एक पेड़ है क्या, और इससे पता चल रहा है बहुत सारे पेड़ हैं भाई आसपास। तो वृक्षाः सन्ति, तो अब अभितः शब्द आ गया। अब अभितः का जिससे संबंध होगा ये वार्तिक बता रहा, उसमें द्वितीया होगी। यद्यपि गांव के तो यहाँ ग्रामस्य होना चाहिए था, क्योंकि षष्ठी होनी चाहिए, लेकिन जो अभितः के साथ इसका संबंध जुड़ रहा है अब यहाँ द्वितीया होगी। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ग्रामम। क्या लिखेंगे भैया, ग्रामम। ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। और अगर अभितः ना होता, अभितः ना होता तो यहाँ होता ग्रामस्य। ग्रामस्य होना चाहिए था, क्यों, गांव के आसपास पेड़ हैं।
तो ग्रामस्य अभितः वृक्षा सन्ति होना चाहिए, लेकिन अभितः जो उपपद है एक तरीके से ये अभितः के योग में द्वितीया होगी ना कि षष्ठी होगी। तो ये ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, ये आपका अनुवाद सही होगा। यदि आप यहाँ ग्रामस्य कर देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनेगा तो पूछेगा क्या, तो ग्रामम के नीचे एक अंडरलाइन कर देगा और ऐसे वाक्य दे देगा ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, तो बोलेगा कि उपर्युक्त रेखांकित पद में कारण सहित विभक्ति बताइए। आपसे पूछेगा कारण सहित विभक्ति बताइए, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे कि बताएंगे भैया कि अभितः के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, इसीलिए ग्रामम में द्वितीया हुई है। या फिर इसका सीधा उत्तर लिख दें कि माने कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगेपि सूत्र के अनुसार ग्रामम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ऐसा भी आप उत्तर कर सकते हैं। ये पूरा वार्तिक वही लिख दीजिए, लेकिन ये पूरा वार्तिक आपको याद होगा तब, नहीं तो आप केवल इतना लिखें कि अभितः के योग में अद्वितीय विभक्ति होती है और इसीलिए ग्रामम में द्वितीय लगी है। अच्छा, अब गांव के आसपास पेड़ हैं तो इसका अनुवाद ग्रामो अभितः वृक्षाः सन्ति हो गया। अब इसी कह लें चूंकि अभितः का माने दोनों ओर भी होता है, तो ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, गांव के दोनों ओर पेड़ हैं, उसका भी ये बिल्कुल सही अनुवाद है। या फिर कह दें गांव के सब ओर पेड़ हैं, तो भी अनुवाद यही होगा ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति। अगर कहे गांव के चारों ओर पेड़ हैं तो भी अनुवाद यही होगा कि ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, क्योंकि अभितः का अर्थ दोनों ओर, आसपास, सब ओर, चारों ओर, सब है इसका अर्थ। तो सारे अर्थ इससे निकल आएंगे, कोई भी आप अर्थ निकाल लें किस तरीके का अनुवाद। अच्छा, मान लो गांव के आसपास पेड़ न हो तो जो कुछ हो उसी को आप कर लीजिए, तो ऐसा कोई अनुवाद अपने से आप बना लीजिए कि हम गांव के आसपास क्या, मानो गांव के आसपास कुछ भी कहते हैं, बहुत लड़के हैं ना, तो बिल्कुल लिख दीजिए ग्रामम अभितः बालकाः सन्ति। अच्छा, मानो लड़कियां हो तब फिर बालिकाः सन्ति लिख दे। मानो और कुछ हो, गांव के आसपास पानी हो तो लिख दे ग्रामम अभितः जलम अस्ति। ऐसा कुछ भी आप ऐसा अनुवाद बना सकते हैं, तो आपको अनुवाद जरूर बनाना चाहिए अपने से। चलिए हम दूसरा लेते हैं, परितः लेते हैं, तो बिल्कुल इसी में परितः को फिट कर दीजिए। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ हैं, तो ये भी बन जाएगा आपका। तो परितः का भी, क्योंकि चारों ओर पेड़ हैं तो ये तो इसी से आपका बन जा रहा है, परितः लिखने की जरूरत नहीं है, इसी से गांव के चारों ओर पेड़ है बन जा रहा है। लेकिन अगर परितः का प्रयोग आए तो ऐसे भी कर सकते हैं आपकी ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ये भी परितः का भी प्रयोग आप दिखा लें ना कि परितः, इसमें भी यही पूछेगा तो कि ग्रामम में द्वितीया किस सूत्र से हुई है, तो आप बता देंगे भैया परितः के योग में द्वितीया होती है। या फिर ये सीधा लिखें कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे सूत्र के अनुसार ग्रामम में द्वितीया विभक्ति हुई है। बस इसमें प्रश्न यही पूछेगा, इसमें अंडरलाइन करेगा पेपर में और पूछेगा ग्रामम में द्वितीया विभक्ति कारण सहित उल्लेख करिए क्यों द्वितीया विभक्ति लगी है इसमें। तो इसका बस आपको उत्तर यही लिखना है कि अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे सूत्र के अनुसार ग्रामम में द्वितीया विभक्ति लगी है। अच्छा, यहाँ लगनी कौन सी विभक्ति चाहिए वास्तव में, यहाँ होनी चाहिए षष्ठी, ग्रामस से होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या है द्वितीया, इसी परितः के कारण द्वितीया हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं समया। समया मैंने लिखा है समीप, तो बस इसी ग्रामम में इसको भी ले लो भैया, ग्रामम समया नदी अस्ति। तो ग्रामम समया नदी अस्ति क्या हो जाएगा, इसका मतलब गांव के समीप नदी है, गांव के समीप। अच्छा, मानो नदी ना हो तालाब हो तब, तो आप कहेंगे ग्रामम समया तडागः अस्ति ना सरोवरः अस्ति। ऐसा आप कुछ कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि नदी ना हो, जो भी हो। तो देखिए समया माने होता है समीप, ग्रामम समया नदी अस्ति, गांव के समीप नदी है। और निकसा माने भी निकट होता है, तो इसमें भी ले लें कि ग्रामम निकसा नदी अस्ति, दोनों का अर्थ एक होगा, निकसा माने भी निकट या समीप, निकसा माने भी निकट या समीप होता है और समया माने भी होता है। लेकिन यार एक चीज और जान लें, अगर आपको ऐसा लिखना हो ग्रामम और समीपम नदी अस्ति, तो फिर ग्रामम समीपम नहीं होगा, फिर ग्रामस्य समीपम नदी अस्ति। यदि अर्थ तो एक ही होगा, लेकिन अगर आप समीप भी संस्कृत का शब्द है, समीप भी संस्कृत का शब्द ही है, तो लेकिन यहाँ आप ग्रामम नहीं लिख सकते, अब आपको लिखना पड़ेगा ग्रामस्य समीपम नदी अस्ति। अर्थवा तो सबका एक ही है, लेकिन समीप हमारे इस वार्तिक में नहीं आया है। जो समीप वार्तिक में नहीं है तब आपको षष्ठी ही लगानी पड़ेगी। ये द्वितीया आप उसी शब्द में कर सकते हैं जो इस वार्तिक में शब्द दिखाए गए हैं।
तो अर्थ से मतलब नहीं है। अगर आप अनुवाद करते हैं समीपम शब्द लेकर के तो ग्रामम समीपम कतई नहीं होगा, ग्रामस्य समीपम नदी अस्ति, ऐसा अनुवाद होगा। और ये अनुवाद भी बिल्कुल आपका सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो ग्रामम अगर समीपम हटा देंगे, निक्सा या वो लिखेंगे और तभी आपका ये हो पाएगा। समझ गए? चलिए एक दो उदाहरण और हैं, उसको देख के पूरा करते हैं इसको जल्दी से। तो हा देखिए शब्द, हाँ ये हा देखिए, हा माने क्या होता हमने बताया, खेद या दुख ना। तो जैसे हम लिख दें कि हा सठम, क्या लिख दिया भैया, हा सठम। सठम माने आप जानते हैं क्या होता है, मूर्ख या दुष्ट। तो इसका मतलब क्या होगा, हा सठम माने कि दुष्ट के लिए खेद है, माने दुष्ट के लिए दुख है। मानो जो कोई व्यक्ति दुष्ट है बहुत, तो फिर उसकी हम क्या करेंगे, उसके लिए हमको कष्ट है। कष्ट इसलिए है कि वो दुष्ट व्यक्ति है, तो दुष्ट व्यक्ति है तो उसका कल्याण नहीं होगा, माने वो परेशान रहेगा, तो इसके लिए हमें दुख है। हा सठम माने और दुष्ट के लिए खेद है, हम लिख दे रहे हैं इसका अर्थ, क्योंकि आपको जल्दी मिलेगा नहीं। दुष्ट के लिए क्या है भैया, खेद है। तो एक अनुवाद और लिख लीजिए सठम के, हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम। तो इसमें देखिए हा कृष्ण अभक्तम, ऐसा दीर्घ संधि हमने कर दी है, कृष्ण अभक्तम, कृष्णा भक्तम। हा कृष्णा भक्तम माने कृष्ण के अभक्त के लिए खेद है, माने ऐसा व्यक्ति कोई हो जो कृष्ण का भक्त ना हो। तो कृष्ण का भक्त जो वही नहीं होगा जो नास्तिक होगा। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो तो उसके लिए भी हमको कष्ट है, हमें खेद है। कृष्ण के अभक्त के लिए हमें खेद है। तो ऐसा हा का प्रयोग इसमें देखो द्वितीया कर रहे हैं, सठम में हमने द्वितीया लगा दिया, अभक्तम में हमने द्वितीया लगा दिया, तो हा के योग में द्वितीया होगी। यद्यपि षष्ठी कह रहा है के लिए, चतुर्थी के लिए में चतुर्थी आता है, तो कि सठाय, हा सठाय ऐसा होना चाहिए। सठाय माने दुष्ट के लिए, और अभक्ताय माने कि अभक्त के लिए, लेकिन अभक्ताय हमने नहीं लिखा, हमने लिखा अभक्तम, द्वितीया ही लगाई। तो क्यों लगाई, क्योंकि हा के प्रयोग में द्वितीया ही होती है। तो इसका मतलब समझ गए, दुष्ट के लिए खेद है, और हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त के लिए। अच्छा मानो आपको और किसी के लिए खेद है, मानो हमको तुम्हारे लिए खेद है, ऐसा कहना हो, हमको तुम्हारे लिए खेद है ना, तो फिर त्वाम, हा त्वाम ऐसा करेंगे, द्वितीया का ही प्रयोग आपको करना है, द्वितीया का ही प्रयोग करेंगे। तुम्हारे लिए खेद है तो हा त्वाम माने तुम्हारे लिए खेद है ना। तो चलिए ये समझ गए। अब प्रति का देख लीजिए, एक उदाहरण है प्रति माने हमने बताया की ओर या तरफ होता है। तो जैसे मानो कि सह ग्रामम प्रति गच्छत, ग्रामम प्रति गच्छति, सह ग्रामम प्रति गच्छति, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वह गांव की ओर जाता है, वह गांव की ओर जाता है। देखो यहाँ भी षष्ठी की आवश्यकता पड़, लेकिन प्रति के कारण इसमें द्वितीया हो गई। वह गांव की ओर जाता है या गांव की ओर जा रहा है। सह ग्रामम प्रति गच्छति का मतलब हो जाएगा वह गांव की ओर जा रहा है। तो प्रति के योग में द्वितीया का प्रयोग होगा, नहीं तो यहाँ पर ग्रामस्य होना चाहिए था, लेकिन प्रति चूंकि हमारे वार्तिक में प्रति शब्द आया है इसलिए यहाँ पर द्वितीया होगी। सह ग्रामम प्रति गच्छति, वह गांव की ओर जा रहा है। ऐसे कोई कहीं भी जाए, जैसे एक उदाहरण और देख लीजिए, मातुः हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति, मातुः हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति। इसका मतलब क्या हो गया, मातुः हृदय, माता का हृदय, कन्याम प्रति, देखो कन्या में द्वितीया हमने लगा दी है, कन्याम प्रति, और स्निग्धम भवति, स्निग्धम माने कोमल, माता का हृदय कन्या के प्रति कोमल होता है, या कन्या के प्रति बड़ा कोमल माने बड़ा, माताएं जो है कन्याओं से ज़्यादा प्रेम करती हैं, ऐसा इस वाक्य में प्रकट कि मातु हृदयम कन्याम प्रति स्निग्धम भवति, अब माता का हृदय और कन्या के प्रति कोमल होता है।
तो अब ऐसा जाने कि अगर प्रत्यय आपको कहीं भी दिखे तो आप देख लेना ठीक उसके पहले जो शब्द होगा उसमें द्वितीया ही आपको मिलेगी। और यद्यपि होनी चाहिए षष्ठी लेकिन आपको द्वितीया मिलेगी, तो भैया प्रत्यय आ जाए, प्रत्यय के पहले देखो तो द्वितीया मिलेगी ना। और अगर हा आ जाए तो उसके भी आप देखेंगे पहले द्वितीया ही आपको मिलेगी, हा से जिसका संबंध होगा। अच्छा आगे पीछे हो सकता है, नहीं तो आप कहेंगे देखो सठम में तो आगे आगे, आप तो पीछे बता रहे हो, तो आगे पीछे हो सकता है, आप इसको सठम हा बोल दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है, अब आगे पीछे कर सकते हैं। तो माने कि आप ऐसा यानी जिससे संबंध होगा, इन 6 शब्दों से जिसका भी संबंध होगा उसमें द्वितीया ही होगी। तो चलिए अब हम आपको लगभग बता चुके हैं, बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, तो आप इसे ज़रूर एक बार पढ़ें और अभ्यास करें, कुछ अनुवाद बनाएं आप। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।